Lesson 6, The Ghat of the Only World by Amitabh Ghosh. A dying man, an expatriate from Kashmir, asks the author to write something about him after he is gone. The following piece is what Amitabh Ghosh wrote to keep his promise. इस लेसन में जिस डाइंग मैन की बात की जा रही है वो है एक कवि आगा शाहिद अली। तो आगा शाहिद अली जो कि कश्मीर से बाहर रहते थे, जिसे हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट, अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड हिज ओन कंट्री। उन्होंने अमिताभ घोष जो कि इस लेसन के लेखक हैं उनसे रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि वो उनके बारे में कुछ लिखे, टू राइट समथिंग उनके जाने के बाद, आफ्टर ही इज गॉन। और ये जो पीस है, ये जो लेखनी आप देख रहे हैं, ये अमिताभ घोष ने लिखा आगा शाहिद अली की याद में, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था, टू कीप हिज प्रॉमिस। इस लेसन में हम जानेंगे कि आगा शाहिद अली कौन थे, उनकी दोस्ती अमिताभ घोष से कैसे हुई और कैसे अमिताभ घोष ने अंततः उन्हें प्रॉमिस किया कि वो उनके बारे में उनके मृत्यु के पश्चात कुछ लिखेंगे। तो नरेटर कौन है? अमिताभ घोष है, यानी जो कहानी हमें सुना रहे हैं। The first time that Aga Shahid Ali spoke to me about his approaching death was on 25th April 2001. तो ये डेट आप नोट कर लेंगे कि पहली बार जब आगा शाहिद अली ने अमिताभ घोष से अपने नजदीक आते मौत के बारे में, अप्रोचिंग डेथ के बारे में, जो करीब आ रही थी मौत, उसके बारे में बात की, वो दिन कौन सा था? 25 अप्रैल 2001। द कॉन्वर्सेशन बिगैन रूटीनली। तो ये जो बातचीत शुरू हुई ना, काफी रूटीनली, जैसे हम रोजमर्रा की बातें करते हैं वैसे ही। आई हैड टेलीफोन्ड टू रिमाइंड हिम दैट वी हैड बीन इनवाइटेड टू अ फ्रेंड्स हाउस फॉर लंच। तो अमिताभ घोष ने फोन किया हुआ था शाहिद को कि हमें एक फ्रेंड के यहाँ जाना है लंच के लिए, एंड दैट आई वॉज गोइंग टू कम बाय हिज अपार्टमेंट, और मैं तुम्हारे अपार्टमेंट या फ्लैट के पास आ रहा हूँ, टू पिक हिम अप, शाहिद को अपने साथ लेने के लिए। ऑल्दो ही हैड बीन अंडर ट्रीटमेंट फॉर कैंसर फॉर सम 14 months। तो जब उनका फोन कॉल गया शाहिद को, तो उस वक्त यानी 25 अप्रैल 2001 को शाहिद ऑलरेडी 14 मंथ से कैंसर से जूझ रहे थे और अंडर ट्रीटमेंट थे। शाहिद वॉज स्टिल ऑन हिज फीट, लेकिन उस वक्त में शाहिद अभी भी अपने पैरों पे खड़े थे, यानी कि वो दूसरों पे निर्भर नहीं थे, एंड परफेक्टली लूसिड, और उनका काफी कुछ सुलझा हुआ था, एक्सेप्ट फॉर ओकेशनल लैप्सेस ऑफ मेमोरी, सिवाय इस बात के कि समय समय पर कुछ अंतराल में वो कुछ भूलने लगे थे। लैप्स यानी भूलना, उनकी याददाश्त कमजोर हो रही थी और वो कुछ बातों को भूल रहे थे। तो इन दोनों की बात हो रही है, अमिताभ घोष और शाहिद की बात हो रही है फोन पर 25 अप्रैल 2001 में। आई हर्ड हिम थम्बिंग थ्रू हिज एंगेजमेंट बुक। अब जब इनकी फोन पे बात हो रही थी और उन्हें याद दिलाया अमिताभ घोष ने कि हमारा आज लंच का एंगेजमेंट है या हमारा अपॉइंटमेंट है, तो वो शायद अपनी जो एंगेजमेंट बुक है जिसमें वो लिख के रखते होंगे कहाँ में मुझे किस वक्त जाना है, वो पलट रहे थे। तो वो थम्बिंग द पेजेस यानी कि वो पन्नों को पलट रहे थे। एंड देन सडनली ही सेड, अचानक से उनके मुंह से निकला, ओ डियर आई कांट सी अ थिंग। अरे मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। देर वॉज अ ब्रीफ पॉज, और कुछ पल के लिए वो शांत हो गए, उनकी कोई आवाज नहीं आई, वो रुक गए। एंड देन ही एडेड, आई होप दिस डजेंट मीन दैट आई एम डाइंग। मैं आशा करता हूं कि इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं मर रहा हूं। तो ये बात किसने कही? ये बात शाहिद ने कही, और किससे कही? अमिताभ से, फोन पर, कि मैं कहीं मर तो नहीं रहा हूं क्योंकि मेरे आंख के सामने अचानक से अंधेरा छा गया या मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बात पर अमिताभ कहते हैं, ऑल्दो शाहिद एंड आई हैड टॉक्ड अ ग्रेट डील ओवर द लास्ट मेनी वीक्स, आई हैड नेवर बिफोर हर्ड हिम टच ऑन द सब्जेक्ट ऑफ डेथ। को तो अमिताभ घोष कह रहे हैं कि यद्यपि मैं और शाहिद बहुत चीजों पर बातचीत कर चुके थे पिछले कई सप्ताहों से, लेकिन हमने कभी भी आज तक इस तरह से डेथ पर सीधे तौर पर बातचीत नहीं की थी, जबकि दोनों ही कहीं ना कहीं अवेयर थे कि शाहिद कैंसर के पेशेंट है और उनकी लाइफ जो है वो दांव पे लगी हुई है। तो अमिताभ कहते हैं, आई डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड।
मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या प्रतिक्रिया दूं, मैं कैसे उसका जवाब दूं. His voice was completely at odds with the content of what he had just said, light to the point of jocularity. तो his voice यानी शाहिद की जो आवाज थी ना, वो बिल्कुल विपरीत था, कंप्लीटली एट ऑड्स था. जो वो बात कर रहे थे इतनी गंभीर विषय पे, लेकिन वो ऐसे बात कर रहे थे इतने हल्के लहजे में, लाइटली, एज इफ वो कोई मजाक कर रहे हो, जोकिंगली. वो जॉकुलैरिटी यानी कि वो जोक्स की तरह इसको बोल रहे हो. आई मम्बल्ड समथिंग इनोकुअस. तो अमिताभ घोष उस वक्त में कोई भी अगर होता तो वो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत ही सोबर तरीके से, बिना उनको कोई तरह की तकलीफ पहुंचाए, अपसेट किए, मैंने सीधे बोला, नो शाहिद, ऑफ कोर्स नॉट, यू विल बी फाइन. नहीं शाहिद, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, तुम सही रहोगे. पर ये बात कहते ही फोन पे ही उनकी बातें अभी चल रही हैं 25 अप्रैल के दिन में. ही कट मी शॉर्ट. उन्होंने बीच में ही अमिताभ को रोका, इन अ टोन ऑफ वॉइस दैट वॉज एट वंस क्विजिकल एंड डायरेक्ट. और उनकी आवाज की जो टोन थी वो ऐसे बदली एज इफ वो कोई सवाल पूछ रही हो, क्विजिकल यानी कि एज इफ ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, और डायरेक्टली उन्होंने कहा, व्हेन इट हैपेंस, जब ऐसा कुछ हो, आई होप यू विल राइट समथिंग अबाउट मी. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे बारे में जरूर कुछ लिखोगे, यानी मेरे जाने के बाद, अगर ऐसा कुछ होता है और मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे जाने के बाद तुम जरूर मेरे बारे में कुछ लिखना. अब जाहिर है कोई भी अगर उनके जगह पर होता तो उनको काफी शॉक महसूस होता. तो अमिताभ घोष कहते हैं, आई वॉज शॉक्ड इन टू साइलेंस. मैं बिल्कुल चुप हो गया उस शौक से. एंड अ लॉन्ग मोमेंट पास्ड बिफोर आई कुड ब्रिंग माई सेल्फ टू से द थिंग्स दैट पीपल से ऑन सच ओकेशंस. वो बोले काफी वक्त लग गया, एक लंबा समय लिया मैंने उन बातों को कहने के लिए जो जनरली लोग ऐसी बातों को सुनने पर जवाब देते हैं. फिर वही बात उन्होंने दोहराई रीअश्योरेंस के तौर पे कि शाहिद, यू विल बी फाइन, आप ठीक हो जाएंगे, यू हैव टू बी स्ट्रांग, आपको मजबूत रहना है. अब नेक्स्ट पैरा में अमिताभ घोष बता रहे हैं कि उनका घर शाहिद के घर से कितनी दूरी पे है. फ्रॉम द विंडो ऑफ माई स्टडी, यानी कि स्टडी रूम, वो कहते हैं कि मेरे स्टडी रूम की खिड़की से आई कुड सी अ कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग इन विच ही लिव्ड सम 8 blocks अवे. तो अमिताभ घोष का जो घर था, उनके घर से 8 ब्लॉक्स की दूरी पे शाहिद का घर था. और वो जब भी अपने स्टडी रूम में बैठते थे तो अपने स्टडी रूम के विंडो से वो शाहिद के घर को देख सकते थे. It was just a few months since he moved here. He had been living a few miles away in Manhattan when he had a sudden blackout in February 2000. तो यहाँ वो बताते हैं कि जो शाहिद हैं वो पहले कहाँ रहते थे, मैनहट्टन में. मैनहट्टन में फेब 2000 को उनको अचानक से एक अंधेरा छा गया उनके आंख के सामने, सडन ब्लैकआउट. जिसके बाद उन्होंने टेस्ट करवाए. आफ्टर टेस्ट रिवील्ड, उनके परीक्षण से पता चला दैट ही हैड अ मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर. उनका जो ब्रेन ट्यूमर था वो लगातार फैल रहा था. और अगर एक ट्यूमर मैलिग्नेंट हो जाए यानी कैंसरस हो जाए तो आप अगर उसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो उससे लोग इंसान की मृत्यु हो जाती है. तो ही डिसाइडेड टू मूव टू ब्रुकलिन. शाहिद ने जब फेब 2000 में जाना कि उनका जो सडन ब्लैकआउट था उसका रीजन एक मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर है, एक कैंसरस ब्रेन ट्यूमर है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो ब्रुकलिन आ जाएंगे. ब्रुकलिन में कौन थी, उनकी सिस्टर रहती थी. हु स्टेड इन ब्रुकलिन, हिज यंगेस्ट सिस्टर समीटा, जो कि एक टीचर थी, हु टीचर्स एट द प्रैट इंस्टीट्यूट a few blocks away from the street where I live. और ये सारी जगह अमिताभ घोष के आसपास ही थी, जो भी आप स्थान के नाम आप सुन रहे हैं. तो प्रैट इंस्टीट्यूट भी कुछ ही दूर पर था उनके घर से. और शाहिद मैनहट्टन से ब्रुकलिन किसके पास आ गए, अपनी बहन समीटा के पास आ गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इस वक्त में मुझे किसी एक के आसपास रहना होगा अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी मुझे महसूस होती है. अब वापस हम आते हैं फिर उनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन में जो उनकी बातें हो रही थी. शाहिद इग्नोर्ड माई रीअश्योरेंसेस. जितनी बार
अमिताभ ने शाहिद को समझाना चाहा, एक स्टेटमेंट देना, यानी कि ताकि उनको डर ना हो, या उनके भय को दूर करने के लिए आप जब कुछ कहते हो तो वो वैसे जो भी बातें कह रहे थे ना, शाहिद उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ही बिगैन टू लाफ, वो हंसने लगे। एंड तब अमिताभ घोष ने रियलाइज किया दैट ही वॉज डेड सीरियस, कि ये व्यक्ति मजाक नहीं कर रहा है, ये सीरियसली बोल रहा है। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, दैट ही वॉज एंट्रस्टिंग मी विद अ क्वाइट स्पेसिफिक चार्ज, ये मुझे एक विशेष चार्ज, ड्यूटी या जिम्मेदारी दे रहे हैं। और वो क्या था? ही वॉन्टेड मी टू रिमेम्बर हिम नॉट थ्रू द स्पोकन रेसिटेटिव्स ऑफ मेमोरी एंड फ्रेंडशिप, बट थ्रू द रिटन वर्ड। कि शायद ये नहीं चाहते हैं कि सिर्फ उनकी जो कही बातें हैं वो मैं अपने मेमोरी में रखूं और वो दोहराऊं, रिसिटेटिव मतलब उसको दोहराऊं मैं, बल्कि मैं उनके बारे में कुछ लिखूं लिखित रूप में। एंड शाहिद knew all too well that for those writers for whom things become real only in the process of writing, there is an inbuilt resistance to dealing with the loss and bereavement. शाहिद ये जानते थे कि वो राइटर्स जिनके लिए चीजें तभी रियल होती हैं जब वो उनके बारे में लिखते हैं, उनके अंदर एक इनबिल्ट रेजिस्टेंस होता है, उनके अंदर में एक कहीं ना कहीं जन्मजात एक शक्ति होती है जिससे कि वो लॉस या शोक से डील कर सकते हैं। ही न्यू दैट माई इंस्टिंक्ट्स वुड हैव लेड मी टू सर्च फॉर रीजंस टू अवॉइड राइटिंग अबाउट हिज डेथ। और शायद ये भी जानते थे कि अमिताभ घोष की अगर हम प्रवृत्ति की बात करें तो उनकी प्रवृत्ति यही होती कि वो ऐसे रीजन ढूंढते कि मैं आपके बारे में न लिखूं उनके मृत्यु के बाद, क्योंकि वो काफी तकलीफ दे होती। आई वुड हैव टोल्ड माई सेल्फ दैट आई वॉज नॉट अ पोएट। पहली जगह पर तो ये बोल सकते थे कि मैं कवि नहीं हूँ। दूसरा ये कि आवर फ्रेंडशिप वॉज ऑफ रिसेंट डेट, कि हम तो हाल ही में दोस्त बने हैं। एंड देयर वर मेनी अदर्स हु न्यू हिम मच बेटर, और उनसे कहीं ज्यादा अच्छे से जानने वाले शाहिद को लोग मौजूद है। एंड शुड बी राइटिंग फ्रॉम ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज, जो कि बेहतर समझ और ज्ञान के साथ उनके बारे में लिख सकते हैं। ऑल दिस शाहिद हैड गेस्ट, लेकिन ये सारी बातें शाहिद ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। एंड ही हैड डिसाइडेड टू शट ऑफ दोज रूट्स वाइल देयर वाज स्टिल टाइम, और वो सोच लिए थे कि जितने भी ये जो रास्ते मैं बताऊं ये सारा वो वहीं पे मना कर देंगे, काट देंगे समय रहते में। और उन्होंने बिल्कुल क्लियर शब्दों में क्या इच्छा जताई? यू मस्ट राइट अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में लिखना होगा मेरे जाने के बाद। क्लियर दो इट वॉज दैट दिस इम्पेरेटिव वुड हैव टू बी एक्नॉलेज्ड, अब ये बिल्कुल साफ हो गया था अमिताभ घोष को कि ये जो इम्पेरेटिव, ये जो रिक्वेस्ट का ऑर्डर है, इसको तो मानना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना होगा। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, तो वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलूं। What are the words in which one promises a friend that one will write about him after his death? किन शब्दों में एक दोस्त दूसरे दोस्त को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हारे मृत्यु के बाद तुम्हारे बारे में लिखूंगा? तो फाइनली उन्होंने क्या कहा? शाहिद, आई विल डू द बेस्ट आई कैन, मैं जितना अच्छे से लिख सकूं मैं तुम्हारे बारे में लिखूंगा। तो ये उनका एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन था। और ये सारी कॉन्वर्सेशन कब हुई थी? 25 अप्रैल 2001 को। बाय द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई हैड टू डू, और जैसे ही उनकी ये बातचीत खत्म हुई, वार्तालाप खत्म हुआ, अमिताभ घोष को मालूम था एग्जैक्टली कि उन्हें क्या करना होगा। आई पिक्ड अप माई पेन, मैंने कलम उठाया, नोटेड द डेट, तारीख लिखी, एंड रोट डाउन एवरीथिंग आई रिमेम्बर्ड ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन। और जितनी बातें मैं याद रख सकता था मैंने सारी बातों को इस बातचीत के बारे में मैंने लिख डाला। एंड दिस आई कंटिन्यू टू डू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अप्रैल से लेकर जब तक वो जिंदा रहे दिसंबर में, तब तक वो लगातार उनकी हर बात को नोट करना शुरू किए। एंड इट इज दिस रिकॉर्ड दैट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर मी टू फुलफिल द प्लेज आई मेड दैट डे। और ये कहते हैं अमिताभ कि यही वो रिकॉर्ड है या जो लिखा जोखा है जिसकी वजह से मैं अपने प्लेज या प्रॉमिस को पूरा कर पाया, मैं अपने दोस्त के बारे में इस आर्टिकल को लिख पाया। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में अमिताभ बता रहे हैं कि मैं शाहिद के से मैं कब मिला। वो बता रहे हैं कि शाहिद के बारे में उनको पहली बार कब पता चला। आई न्यू शाहिद वर्क लॉन्ग बिफोर आई मेट हिम, तो उनसे मिलने से भी पूर्व से वो शाहिद के कार्य को जान रहे थे। हिज 1997 कलेक्शन, 1997 में उन्होंने एक कविताओं का संग्रह लिखा था जिसका नाम था द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, had made a powerful
इम्प्रेशन ऑन मी। और ये जो कविताओं का संग्रह था जिसमें कश्मीर के बारे में भी उन्होंने लिखा था, ये काफी एक मजबूत एक इम्प्रेशन अमिताभ घोष पर बनाया था एक लेखक के रूप में। वो कहते हैं, हिज वॉइस वॉज लाइक नन आई हैड एवर हर्ड ऑफ। उनकी जो आवाज थी, जो खनक थी, वो किसी के मैंने पहले कभी नहीं किसी से सुनी थी, बिल्कुल अलग था। एट वंस लिरिकल एंड फियर्सली डिसिप्लिन्ड। एक और वो छंद में भी रहती थी, लेकिन दूसरी ओर बहुत अनुशासित तरह से उनकी आवाज आती थी। इंगेज एंड डीपली इन वर्ड। और बिल्कुल ऐसा लगता था कि दिल से वो बातों को रखते थे। डीपली इन वर्ड, अंदर की जो मन की बातें हैं ना, वो उनकी निकल कर आती थी। नॉट फॉर हिम द मॉक कैजुअल almost prose of so much contemporary poetry, his was a voice that was not ashamed to speak in a bardic register। तो कहते हैं कि उनकी जो भी समकालीन कविताएं थी, उनकी जो बोलने का लहजा था, वॉइस था ना, वो बिल्कुल एक बागी, या फिर आप कहते हो ना कि खुले विचार वाले व्यक्ति की थी। और बिल्कुल उनको इस चीज में कोई झिझक नहीं थी। आई न्यू ऑफ नो वन एल्स हु कुड इवन कंसीव ऑफ पब्लिशिंग अ लाइन लाइक। अमिताभ घोष कह रहे हैं कि मैं किसी को भी नहीं जानता तो कभी सोच भी सकता था कि ऐसी एक लाइन लिखेगा, मैड हार्ट बी ब्रेव, या दीवाना दिल बहादुरी दिखाओ। ये जो 1997 में शाहिद ने ये पोयम लिखा था, कलेक्शन ऑफ पोयम द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, इसके बारे में 98 में अपने एक लेख में अमिताभ घोष ने इस लाइन को कोट किया था। एक कोट यानी एक लाइन मेंशन किया था इनकी इस पोएम से, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, क्योंकि वो एक लेख लिख रहे थे उस वक्त में कश्मीर पे। At that time, all I knew about Shahid was that he was from Srinagar and had studied in Delhi। तो उस वक्त में सिर्फ उनको इतना मालूम था कि ये जो कवि हैं, ये श्रीनगर से बिलोंग करते हैं और ये दिल्ली में पढ़े हैं। खुद अमिताभ घोष भी एक टाइम में दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहे थे, और बल्कि उनका कुछ समय जो था टाइम, वो ब्रीफली ओवरलैप भी हुआ था। यानी कि वो लोग एक ही समय में दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ महीने के लिए पढ़े थे, बट वी हैड नेवर मेट। पर कभी उनकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में रहते वक्त नहीं हुई थी। वी हैड फ्रेंड्स इन कॉमन हाउएवर। फिर भी उनमें कुछ ऐसे दोस्त थे जो कॉमन थे, जो कि अमिताभ के भी दोस्त थे और शाहिद के भी। और उन्हीं के थ्रू वन ऑफ देम पुट मी टच विद शाहिद। वो पहली बार शाहिद से बातचीत कर पाए। इन 1998 एंड 1999, इन 2 सालों में वी हैड सेवरल कॉन्वर्सेशंस ऑन द फोन। दोनों के बीच काफी बातचीत हुई फोन के माध्यम से। एंड इवन मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, और काफी बार वो दोनों वहां मिले भी। बट वी वर नो मोर देन अक्वेंटेंस। वो एक दूसरे से परिचित थे। अंटिल ही मूव्ड टू ब्रुकलिन द नेक्स्ट ईयर। उनकी जो परिचय है वो दोस्ती में तभी बदली जब वो अपनी बहन समिता के शहर ब्रुकलिन में आकर बस गए, जहां अमिताभ घोष पहले से रह रहे थे। वंस वी वर इन द सेम नेबरहुड। अब दोनों जब पड़ोसी हो गए, एक ही पड़ोस में रहने लगे, वी बिगैन टू मीट फॉर ओकेशनल मील्स। दोनों अक्सर भोजन पर मिलने लगे। एंड क्विकली डिस्कवर्ड दैट वी हैड अ ग्रेट डील इन कॉमन। उनके बीच में बहुत कुछ कॉमन है, मिलता जुलता है। तो by this time, of course, Shahid's condition was already serious, yet his illness did not impede the progress of our friendship। और तब तक शाहिद की तबीयत भी और बिगड़ चुकी थी, कंडीशन हालात, लेकिन उनकी जो बीमारी थी, कभी भी वो एक रुकावट या बाधा नहीं बनी उनकी बढ़ती हुई दोस्ती में। वी फाउंड दैट वी हैड अ ह्यूज रोस्टर ऑफ कॉमन फ्रेंड्स इन इंडिया अमेरिका। उन दोनों ने बातचीत के दौरान ये महसूस किया, या इन्हें पता चला कि उनकी बहुत लंबी रोस्टर या लिस्ट है कॉमन फ्रेंड्स की, इंडिया में भी अमेरिका में भी। और उनमें कॉमन क्या था कि वी डिस्कवर्ड अ शेयर्ड लव ऑफ रोगन जोश, एक तरह का मटन डिश दोनों को ही पसंद था, जो कश्मीर में बहुत फेमस है। रोशनारा बेगम, जो कि एक सिंगर हैं, वो दोनों को ही पसंद थे। एंड किशोर कुमार, और दोनों को ही किशोर कुमार जो एक संगीतकार है, दोनों को ही किशोर कुमार बहुत पसंद थे। और दोनों में भिन्नता भी एक तरह की थी, अ म्यूचुअल इंडिफरेंस। दोनों को ही कोई वास्ता नहीं था या बहुत ज्यादा फर्क नहीं था क्रिकेट से, मतलब नहीं थी। एंड एन इक्वल अटैचमेंट टू ओल्ड बॉम्बे फिल्म्स। और दोनों के ही बॉम्बे के पुरानी जो मूवीज हैं बॉलीवुड की, उसमें खासा दिलचस्पी थी। Because of Shahid's condition, even the most trivial exchanges had a special charge and urgency।
पर चूंकि शाहिद की कंडीशन बुरी होती जा रही थी, तो जो छोटे छोटे ट्रिवियल एक्सचेंजेस यानी कि छोटी मुलाकात या छोटी बातें होती थी, उसका भी एक बहुत स्पेशल ड्यूटी हो गया था अमिताभ पे कि उसको नोट करके रखना, क्योंकि अर्जेंसी थी। ऐसा लग रहा था कि समय भाग रहा है। The inescapable poignance of talking about food and half forgotten figures from the past with a man who knew himself to be dying was multiplied. तो यदि आप एक भोजन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप उसके कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया से आप भाग नहीं सकते हो। इनएस्केपेबल वो एक जो फीलिंग आती है, और वैसे लोगों की बातचीत जो लोग भूल चुके हैं आज के समय में, हाफ फॉरगॉटन फिगर्स, और एक ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत हो रही है जो मरने वाला है, टू बी डाइंग, ये काफी दोगुना हो जाता था, ये जो दुख है या फिर आप कह सकते हो ये सैडनेस है। In this instance, by the knowledge that this man was also a poet who had achieved greatness, perhaps the only such that I shall ever known as a friend. और साथ ही साथ ये बात जानते हुए कि जो मेरा दोस्त है वो एक पोएट है और जिसने एक बहुत बड़ा मकाम हासिल किया है, और शायद ही मैं कोई ऐसे दोस्त को फिर से जान पाऊंगा। अब आगे अमिताभ घोष बताते हैं कि एक बार आफ्टरनून में राइटर सुकेतु मेहता, जो कि ब्रुकलिन में ही रहते थे, उनके पास लंच पर आए। सबने मिलकर एक प्लान हैच किया, एक प्लान तैयार किया कि हम अड्डा करेंगे। अड्डा यानी कि एक गैदरिंग जिसमें कोई वैसा एजेंडा, मिलने का कोई मकसद नहीं होता है, सिर्फ मिलना है और एक साथ में आनंद करना है। कॉन्विवियलिटी होनी चाहिए एक साथ में, और एक मिलकर एक सुकून होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। शाहिद वॉज एंथुजियास्टिक, वो काफी उत्साह में थे। एंड वी बिगैन टू मीट रेगुलरली, तो रेगुलरली अब वो अड्डा में बैठने लगे। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम अदर राइटर्स वुड ज्वाइन अस, और भी लेखक उनके घर पे आने लगे। एक ऐसा ओकेशन था जब एक क्रू वहां पहुंचा टेलीविजन कैमरा लेकर, यानी कि टीवी की टीम को पता चला कि यहाँ पे ऐसे बैठक होते हैं, तो वो लोग आ गए शायद तो कवर करने के लिए। शाहिद वॉज नॉट इन द लिस्ट बीट पुट आउट, तो शाहिद बिल्कुल भी इसको देखकर गुस्साए नहीं या फिर थोड़ा भी उनका मूड ऑफ नहीं हुआ। वो सीधे कहते हैं, आई एम सो शेमलेस, आई जस्ट लव द कैमरा। मैं इतना बेशरम हूं कि मैं कैमरा को ना बोल ही नहीं सकता हूँ, तो अगर तुम लोग मेरे घर पर आए हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो शाहिद हैड अ सॉर्सरर्स एबिलिटी, उनमें एक जादूगर की एक एबिलिटी थी, ताकत थी, टू ट्रांसम्यूट द मंडेन इनटू मैजिकल। कोई भी चीज अगर बोरिंग हो, मंडेन यानी कि बोरिंग हो, उदासीन हो, उसको भी ऐसे वो मैजिक में बदल देते थे अपनी बातों से, अपनी चीजों से। सो वंस आई अकम्पनीड इकबाल हिज ब्रदर एंड हिना हिज सिस्टर, एक बार अमिताभ घोष उनके भाई इकबाल और उनकी बहन हिना के को अकम्पनी किए, उनके साथ गए। क्या करने? टू फेच हिम होम फ्रॉम हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल से घर ले आने। दिस वॉज ऑन 21 मई। ये कब की घटना थी? 25 अप्रैल की बात हमने कर रहे थे, उसके बाद में अगले महीने 21 मई में। बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी बीन थ्रू सेवरल अनसक्सेसफुल ऑपरेशंस, तब तक उनके बहुत सारे ऑपरेशंस फेल हो चुके थे। नाउ ही वाज बैक इन हॉस्पिटल, वापस उन्हें लाया गया था अस्पताल में एक और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, एक और सर्जरी के लिए, जिससे कि इंटेंडेड यानी कि ये कोशिश की जा रही थी कि उनका जो प्रेशर पड़ रहा था ट्यूमर का ब्रेन पे, वो बेटर कर किया जा सके, उसको रोका जा सके। हिज हेड वॉज शेव्ड, उनका सर मुड़ा दिया गया था। एंड द शेप ऑफ द ट्यूमर वॉज विजिबल अपॉन हिज बेयर स्कैल्प, और उनके सर पे जो ट्यूमर का आकार अंदर से फटकर निकल रहा था वो बिल्कुल दिख रहा था। इट्स एजेस आउटलाइंड बाय मेटल स्यूचेस, यानी कि मेटल वायर स्टिचेस, जो स्टिचेस थे ट्यूमर के ऊपर में वो झलक रहे थे। व्हेन इट वाज टाइम टू लीव द वार्ड, तो जब उनके कमरे से निकलने का टाइम आया, अ ब्लू यूनिफॉर्म्ड हॉस्पिटल एस्कॉर्ट, हॉस्पिटल का एक स्टाफ एस्कॉर्ट जो पेशेंट के साथ जाना होता है, वो ब्लू यूनिफॉर्म में आया विद अ व्हील चेयर। शाहिद ने वेव किया और मानो ये कह रहा था कि मैं स्ट्रांग इनफ हूं, मैं काफी ताकतवर हूं, मैं चल के आ जाऊंगा। बट ही वॉज ग्रॉगियर, उन्होंने गलत अंदाजा किया, वो अभी भी काफी कमजोर थे, उनका सर चकराया, और कुछ ही दूर के बाद में उनके जो घुटने थे वो बकल हो गए, यानी कि वो घुटने मुड़ गए और वो गिरने लगे। इकबाल वेन रनिंग ऑफ टू ब्रिंग बैक द व्हील चेयर वाइल द रेस्ट ऑफ अस स्टूड इन द कॉरिडोर होल्डिंग हिम अपराइट। तो जैसे ही शाहिद गिरने लगे, इकबाल शाहिद के भाई दौड़ कर गए व्हील चेयर लाने के लिए, और बाकी लोग यानी कि हिना और अमिताभ घोष वो उनको पकड़कर सीधे पकड़ के वहां पे खड़ा रखे जब तक कि व्हील चेयर नहीं आ जाता है।
At that moment, leaning against the cheerless hospital wall, a kind of rapture descended on Shahid. और उस पल जब वो उस हॉस्पिटल के वॉल के सहारे खड़े थे, बिल्कुल चीयरलेस, उदासीन, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक कोई जो सोच है, वो रियलिटी चेक जो है ना, वो उनके दिमाग में उतरा. When the hospital orderly returned, जब वो स्टाफ वापस आया विद अ व्हील चेयर, शाहिद गेव हिम अ बीमिंग स्माइल. उन्होंने एक बहुत खिलखिलाती हुई मुस्कान उनकी ओर दी और पूछा कि आप कहाँ से हैं. द मैन सेड इक्वेडर. अब ये सुनते ही शाहिद खुश हो गए और वो क्लैप करने लगे. एंड ही सेड ग्लीफुली, हैप्पीली, स्पेनिश, यानी कि तुम स्पेन से हो. एंड ही क्राइड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. उन्होंने चिल्ला कर कहा, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू लर्न स्पेनिश. मैं हमेशा स्पेनिश भाषा सीखना चाहता था. जस्ट टू रीड लॉर्का. लॉर्का इज अ फेमस ऑथर ऑफ स्पेन. और वो कहते हैं कि लॉर्का की कहानियों को पढ़ने के लिए मुझे स्पेनिश सीखना था, ताकि मैं उसकी भाषा में उनकी किताबों को पढ़कर जो भी लिटरेचर है वो मैं उसको अप्रिशिएट कर सकूं. शाहिद ग्रेगरियसनेस हैड नो लिमिट. तो शाहिद की जिंदादिली का कोई अंत नहीं था. देर वॉज नेवर एन इवनिंग वेन देर वॉजेंट अ पार्टी इन हिज लिविंग रूम. कोई शाम ऐसी नहीं थी जब उनके घर पे उनके गेस्ट रूम में पार्टी ना चलती हूँ. और वो कहती कहते भी थे, आई लव इट दैट सो मेनी पीपल है हियर. मुझे अच्छा लगता है कि इतने लोग यहाँ पर हैं. ही टोल्ड मी वंस, आई लव इट दैट पीपल कम एंड देयर इज ऑलवेज फूड. कि लोग आते रहते हैं मेरे घर पे और खाना कुछ ना कुछ रहता ही है उनके लिए. आई लव द स्पिरिट ऑफ फेस्टिविटी. तो ये जो त्योहारों वाली ऊर्जा है, इट मीन्स, इसका अर्थ ये है दैट आई डोंट हैव टाइम टू बी डिप्रेस्ड. कि मुझे दुखी होने के लिए वक्त ही नहीं मिलता. अब अमिताभ घोष कहते हैं कि शाहिद का जो अपार्टमेंट था वो काफी स्पेशियस था और एयरी था. ऑन द 7th फ्लोर ऑफ अ न्यूली रेनोवेटेड बिल्डिंग. एक ऐसे बिल्डिंग में जो हाल ही में मरम्मत हुआ था और उसके 7वें फ्लोर पे थे. और उनका जो स्टडी रूम था वो बिल्कुल गुफानुमा था, केवर्नस था टॉप फ्लोर पे. और एक वाइड टेरेस था, विशाल छत. और उसके सामने से उन्हें मनहट्टन शहर का स्काईलाइन दिखता था, यानी कि उसका जो क्षितिज कहते हैं, अक्रॉस द ईस्ट रिवर. शाहिद लव्ड दिस व्यू ऑफ द ब्रुकलिन वाटर फ्रंट स्लिपिंग. और शाहिद को ये जो दृश्य था ना, ये बहुत पसंद था कि ब्रुकलिन से आगे जाकर फिर मैनहट्टन तक का रास्ता, लाइक अ घाट इनटू द ईस्ट रिवर. मानो ये जो किनारा हो, ये एक एज हो, घाट हो, और वो जाके मिल जाता था ईस्ट रिवर में. और शाम के वक्त में जब लाइट्स जगमगाती थी, ग्लिटरिंग लाइट होता था मैनहट्टन शहर, जो कि बहुत दूर में उन्हें दिखता था. अब जब भी अमिताभ घोष शाहिद के घर में आते थे तो वो कहते हैं कि ये जो सफर था उनके फॉयर यानी एंट्रेंस से, घर के एंट्रेंस से लेके उनके दरवाजे तक, मानो मैं 2 कॉन्टिनेंट के बीच सफर करता था. यानी अमेरिकन माहौल से भारतीय माहौल में आना. ऑन द वे अप, जब भी वो ऊपर आते थे, उनको रिच फ्रेग्रेंस, एक बहुत अच्छी खुशबू मिलती थी, रोगन जोश बन रही होती है, या हाक, एक तरह के साग की, would invade the dark gray interior of the elevator. और उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती थी, इतने दूर तक फैलती थी कि उनके एलिवेटर या लिफ्ट में भी वो सुगंध आ जाती थी. अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ सॉन्ग्स एंड वॉइसेस. और क्या सुनाई देते थे? गाने और आवाजें जो उनके अपार्टमेंट के बाहर गूंज रही होती है, ऑलवेज echoing आउट ऑफ हिज अपार्टमेंट. इवन द रिंगिंग ऑफ द डोरबेल हैड एन ऑडली म्यूजिकल साउंड. और मानो उनकी जो डोरबेल भी बजाते थे वो, उससे भी मानो कोई म्यूजिक ही निकलती थी. सडनली शाहिद वुड अपीयर. तो जैसे ही अमिताभ घोष दरवाजा का बेल बजाते, शाहिद आ जाता, फ्लिंगिंग ओपन द डोर. और जैसे ही वो दरवाजा खोलते तो अंदर जो रसोई से खुशबू हो, जैसे मसालों की, हींग की, एक पूरी एक क्लाउड या एक महक, न्यूयॉर्क की फ्रॉस्टी या जमी हुई हवा में बिल्कुल एक अलग सुगंध फैल जाती थी हींग की. ओ हाउ नाइस, वाह कितना अच्छा. ही वुड क्राई क्लैपिंग हिज हैंड्स. कि कितनी अच्छी बात है ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ पधारे. हाउ नाइस दैट यू हैव कम टू सी योर लिटिल मुस्लिम. कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो मेरे दोस्त. एंड इनवेरिएबली उनको अंदर में कौन दिखते? करीब आधा दर्जन या ज्यादा उनके खास मेहमान, जिसमें कवि होते, पोएट्स, स्टूडेंट्स होते, राइटर्स, लेखक होते, और रिलेटिव्स होते. और किचन में कोई चाय बना रहा होता, मेकिंग टी, या फिर खाना बना रहा होता. एंड ऑलमोस्ट टू द वेरी एंड, और बिल्कुल अंतिम समय तक भी, इवन एज हिज लाइफ वॉज बीइंग कंज्यूम्ड बाय हिज डिजीज,
उनका जो लाइफ था वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था, कैंसर में वो फिनिश हो रहा था, कैंसर उन्हें खा रहा था। ही वॉज द सेंटर ऑफ अ परपेचुअल कार्निवल। मानो शाहिद एक मेला का केंद्र बने रहे, चाहे वो एंडलेस मेला बात करें हम बातों की, या हंसी की, या फूड की, एंड ऑफ कोर्स पोइट्री की। यानी एक ऐसा मेला उनके घर पे लगा रहा जिसमें बातें होती थी, हंसी मजाक होते थे, और खाना भोजन होता था, और कविताएं भी होती थी। अब शाहिद को भोजन खाने और बनाने का दोनों शौक था। तो अमिताभ कहते हैं, नो मैटर हाउ मेनी पीपल देयर वर, चाहे कितने भी लोग हो, शाहिद वॉज नेवर सो डिस्ट्रैक्टेड एज टू लूज ट्रैक ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ इवनिंग मील। वो कभी भी इतना उनका ध्यान नहीं भटकता था कि खाने में क्या चल रहा है रसोई में, वो उस पर ध्यान ना दे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पे, ही वुड इंटरप्ट हिमसेल्फ, वो खुद को रोकते थे, टू शाउट डायरेक्शंस, वो बताते थे, निर्देश देते थे रसोई में व्यक्तियों को क्या करना है। यस नाउ ऐड द दही, इसमें दही डाल दो। एंड इवन व्हेन हिज आईसाइट वाज फेलिंग, जब उनकी आंखें कमजोर होने लगी, कमजोर हो रही थी, फेलिंग, ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल अलोन, वो सुगंध से बता देते थे कि रोगन जोश बना है या नहीं, एग्जैक्टली किस स्टेज पर है, पूरा पका है या नहीं। एंड व्हेन थिंग्स वेंट एग्जैक्टली एज दे शुड, और जब खाना बिल्कुल उनके मन लायक बनता, जैसे जैसे वो बताते थे, तो वो हवा में सूंघते थे, ही वुड स्निफ द एयर, और कहते थे, आह, खाना का क्या महक है, माने ही वुड लव द स्मेल ऑफ फूड। शाहिद का जो ये जो पावर था, या कह सकते हो, या एक्सपर्टीज था किचन में, ये लेजेंडरी है, मतलब बहुत कम लोगों में इस तरह से मिलता है। फ्रीक्वेंटली स्पेंडिंग डेज ओवर द प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ अ डिनर पार्टी, और वो अक्सर समय बिताते थे काफी दिन की, कैसे पार्टी को प्लान किया जाए और तैयारी किया जाए। इट वॉज थ्रू वन सच पार्टी, ऐसे ही किसी पार्टी में वो जब एरिजोना में थे, उनकी मुलाकात एक बहुत फेमस पोएट जेम्स मेरिल से हुई थी, जिन्होंने उनके पोइट्री के जो शौक है उसको एक नई दिशा दी थी। द पोएट हु हैज टू रेडिकली ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ हिज पोइट्री, ऑल्टर यानी चेंज होना। तो कहीं ना कहीं जेम्स मेरिल ने उनको बहुत प्रभावित किया था। एंड इट वाज आफ्टर दिस एनकाउंटर, और इसी मुलाकात के बाद में, मीटिंग के बाद में, शाहिद और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे स्ट्रिक्ट मेट्रिकल पैटर्न्स और वर्स फॉर्म्स के साथ में, यानी कि वो और एक्सपेरिमेंट करके नए नए छंद ट्राई करने लगे, नए नए स्टाइल कोशिश करने लगे अपने कविताओं में लाने की। नो वन हैड अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑन शाहिद पोइट्री देन जेम्स मेरिल। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किस कवि का प्रभाव था शाहिद पे, तो आपको बोलना होगा जेम्स मेरिल। एंड इंडीड इन द पोएम इन विच ही मोस्ट एक्सप्लिसिटली prefigured his own death, I dream I am at the heart of the only world, he awarded the envoy to Merrill। और जब शाहिद ने अपनी वो कविता लिखी, और बिल्कुल खुलकर एक्सप्लिसिटली, वो कहीं ना कहीं अपनी मौत को देख रहे थे, और कह रहे थे, आई ड्रीम आई एम एट द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मैं इस दुनिया की बिल्कुल एज पर हूँ, घाट पर हूँ, यानी किनारे पर हूँ, मतलब मैं एक नए सफर में जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उन्होंने मेरिल के बारे में कहा था, शाहिद हश, दिस इज मी जेम्स, द लव्ड वन ऑलवेज लीव्स। और एज इफ जेम्स ने उनसे कहा था कि शांत हो जाओ शाहिद, जो भी प्यारे होते हैं वो भगवान को भी प्यारे होते होंगे, और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, ये जेम्स ने उनको बताया था। अब शाहिद प्लेस्ड ग्रेट स्टोर ऑन ऑथेंटिसिटी, कोई नयापन करना और एग्जैक्टिट्यूड, बिल्कुल सही करना कुकिंग में। एंड वो टॉलरेट नो डिविएशन फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड, और जो भी पारंपरिक तरीके हैं खाना बनाने के, व्यंजन के, वो उसमें कोई छेड़छाड़ पसंद या डिविएशन नहीं करते थे। एंड फॉर दोज हु टुक शॉर्टकट, अगर कोई लोग शॉर्टकट करते थे तो वो उसको कहीं ना कहीं एक पिटी से देखते थे, उनको वो एक सहानुभूति के साथ देखते थे। ही हैड अ स्पेशल पैशन फॉर द फूड ऑफ हिज रीजन, उनको अपने मुल्क यानी कि कश्मीर जहाँ बिलोंग करते थे उसके फूड के लिए उनको ज्यादा एक पैशन था, एक ललक थी। वन वेरिएंट ऑफ इट पर्टिकुलर, कश्मीर फूड इन द पंडित स्टाइल, कि खाना भी बनाओ तो वहां के रहने वाले कश्मीर पंडितों की तरह। आई आस्क्ड हिम वंस व्हाई दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू हिम, कि आखिर इतना जरूरी क्यों है कि हम कश्मीरी खाना को उनके तरीके से बनाएं। एंड ही एक्सप्लेन्ड, वो कहते हैं कि मैं एज इफ एक लगातार एक सपना देखता हूँ, रिकरेंट ड्रीम जो बार बार आता है,
in which all the pandits had vanished from the valley of Kashmir. मानो सारे कश्मीरी पंडित भाग गए हों वैली से या गायब हो गए हों कश्मीर के घाटी से, and their food had become extinct. और उनके जो बनाए हुए रेसिपीज है व्यंजन है वो अब कोई भी नहीं जानता है, वो अब एक्सटिंक्ट हो गया हो. दिस वॉज अ नाइट मेयर दैट हॉन्टेड हिम. और ये एक बुरे सपने की तरह बार बार शाहिद को आता था. एंड ही रिटर्न टू इट अगेन एंड अगेन. और वो बार बार लौट कर इस बात पर आते ही थे, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हो या फिर वो कविता में लिख रहे हो इस चीज के बारे में. और ये उनके पोएम के कुछ लाइन्स है जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है. यू नीड नॉट लर्न द पोएम.